आपका और प्रोफेसर चुनाव साहब लबो-लुबाब ये है कि आरएसएस जो था, अब वो आरएसएस नहीं है। मतलब आरएसएस की कुछ विचारधाराएँ चेंज हुई आरएसएस हैं। जो है वो सिर्फ आरएसएस ही नहीं है। आरएसएस उस पूरे के पूरे अपने सेवा भाव से हटकर मेवा भाव पर आ चुकी है। वो इस देश को लूटने में एक तरह से एक साझेदार बन चुकी है अडानी का। ये इस सरकार को थोड़ी कहते हैं कि मोदी की सरकार। मोहन भागवत तो सेक्युलर होने की भी बात करते हैं। मोहन भागवत तो बोले 2015 में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में लाख कोशिश के बावजूद वो उन्हें नाको तले चने चबाने पड़े। जी। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आप हमारे साथ में देख रहे हैं देश और दुनिया के तमाम मुद्दों की चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सूरज मंडल, जो कि प्रोफेसर हैं, इतिहास के जानकार हैं। तो बात इतिहास की भी करेंगे और देश की राजनीति की भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, विचारधाराओं की लड़ाइयाँ चल रही हैं और विचारधाराओं में कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि एक बड़ा तबका देश के संविधान को तार-तार करने लगा हुआ है। आप जो बात कह रहे हैं, एक संविधान बचाओ संघर्ष समिति करके कुछ लोगों का संगठन है जी। लगभग 5-6 साल से मैं उसमें बहुत अधिक सक्रिय हूँ जी। क्योंकि हमारा मानना है कि संविधान जो तार तार किया जा रहा है उसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी या कोई पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके उसको नहीं हटाया जाएगा। वो धीरे धीरे उसके जो तमाम प्रावधान हैं, जो जिन प्रावधानों के तहत इस देश के सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया, जो लोगों को एक प्रकार से एक उनको शिक्षा और सम्मानित ज़िंदगी जीने के लिए एक रास्ता दिखाया इस देश में, उन सभी को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। और वो हम देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, किस तरह से बुलडोज़र से शासन चल रहा है, किस तरह से एक ही वर्ग को केंद्रित कर कर उन पर बराबर एक तरह से उनकी प्रताड़ना ही नहीं, उनके समाज के हक और हुकूक को समाप्त किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर से आप क्या मानते हैं सर, ये दुर्भाग्य है देश का कि संविधान बचाओ समितियां बनानी पड़ रही है? पहले एक वक्त था कि संविधान लिखित समिति बनानी पड़ रही थी, लेकिन अब समितियां बन रही संविधान के बचाने के पक्ष में। ये जब हम लोग बनाए थे उसके बाद लगातार जो अभी राहुल जी की न्याय यात्रा थी उसमें उनके साथ उनके सलाहकार के तौर पर भी हम लोगों में से कई लोग शामिल थे। मैं स्वयं भी उनके साथ था। तो वो इस बात को वो समझ चुके थे। आप जो कह रहे हैं दुर्भाग्य तो है, लेकिन इस चीज़ को तो देश के तमाम लोगों को समझाना और समझना ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को समझना ज़रूरी है जो समझ रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। ये इस प्रकार से है कि जिस तरह से एक मुर्गी के दरबे से एक मुर्गी को निकाल के उसको काटा जाता है और बाकी मुर्गी अपना दाना चुगते रहते हैं कि मेरा नंबर तो आएगा नहीं। समाज में एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। वर्ग के हिसाब से देखें तो किसानों पर एक बड़ा हमला है, युवाओं की नौकरी जा रही है, अग्निवीर के माध्यम से सेना की जो नियुक्तियां थी वो लगभग समाप्त हो गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के फीस को इतना अधिक बढ़ाया जा रहा है कि शिक्षा आम लोगों से दूर हो रहा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी मैं एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन करूं, जैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सरकार के पक्ष में ज़्यादातर बात करते हैं, तो आपकी विचारधारा उनसे अलग क्यों है? शुरू से ही ऐसी रही है या कुछ बदलाव आया है इसमें? नहीं, हम तो देखिए, जो लोग साथ बात करते हैं उनको गोदी मीडिया में स्थान मिलता है। जी। आप जैसे लोग और जो लोग अपने संघर्ष से अपनी हमारी बातों को लोगों तक ले जाते हैं, ऐसे लोग कम धीरे धीरे हो रहे हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो YouTube चैनल से उन पर भी दबाव बढ़ रहा है, उनको भी एक तरह से प्रभावित करने का, खरीदने का प्रयास हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं जो इस देश के लिए कई पुश्तों से योगदान दिया है। मेरे परदादा जी रासबिहारी लाल मंडल देश के स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में थे। मेरे दादाजी बीपी मंडल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार में थे और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो उन और वैसे परिवार से हूँ जहाँ लोगों के लिए हम लोगों की जो जमींदारी थी, आज देखिएगा तो वो संपत्ति रही। सूरज मंडल अभी आपने नाम लिया अपने बाप दादों का, मंडल कमीशन तक मैं पहुँचना चाह रहा हूँ इसमें। तो मंडल कमीशन का असर आपके ऊपर क्या पड़ा था? हाँ, ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ में जीता हुआ सदस्य था, करोड़ीमल कॉलेज छात्र संघ में भी था, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में भी था। और संयोग ऐसा हुआ था कि कुछ दिन पहले एक बलराम यादव करके डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे,
उनके संदिग्ध में मैं विद्यार्थी परिषद के कई लोगों के संपर्क में था और मुझ पर ठप्पा लग गया कि ये एबीवीपी का है। और एबीवीपी के माध्यम से बड़े लोग उस समय मदन दास देवी या दत्तात्रेय होसबोले या जगत प्रकाश नड्डा, ये जेपी नड्डा यही जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी जी, ये सभी लोग मेरे कमरे में आके बैठते थे और हम लोग और एक तरह से जितनी राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उस पर बहस बातें होती थी। कई जगह मैं अपना योगदान भी दिया हूँ। तो वो उस समय लोग भी ऐसे थे जो जिन पर तो कट्टर आरएसएस की जो विचारधारा है उसको मानने वाले लोगों के साथ में उठते बैठते थे, फिर आपका ब्रेन वॉश कैसे हो गया? नहीं, ये देखिए, ये बड़ी उस समय जो वेव था, बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस समय, कांग्रेस सत्ता में थी और सत्ता विरोधी बात जो होती थी उस मनस्थिति में मैं था। तो मैं तो विरोध में बोलता ही था अगर गलत होती थी बातें, और उस समय कांग्रेस की भी कई गलतियां थी जिसको हम लोग पॉइंट आउट करते थे। लेकिन ये बात, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो बड़ा डिफरेंस है, जो उस समय आरएसएस से भी जुड़े थे वो कट्टरता की बात नहीं करते थे। दूसरी बात, वो अधिक से अधिक समाज से जुड़ने की बात करते थे। उसमें से ऐसे प्रचारक थे जो रोज पैदल चल के, साइकिल पे चल के, हॉस्टल में हमारे साथ खाना खा के, हमारे गेस्ट के तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने प्रचार या बात को रखते थे। तो उन पर शक करना कोई ऐसा लाजमी नहीं था कि ऐसा लगे कि वो इस तरह के होंगे। आज मैं देख के इतना आश्चर्यचकित हूँ कि तमाम प्रचारक जो हैं वो फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां होती हैं तो सीधे सीधे आरोप लगता है कि आरएसएस पैसे लेकर नियुक्तियां करा रहा है, और आरएसएस के लोग अपनी अपनी निजी संपत्ति इतना बना चुके हैं कि ये ईडी के लोग अगर जांच करवा दी जाए सिर्फ आरएसएस बैकग्राउंड का, तो आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश से ही सिर्फ जो प्रचारक बने हैं, और मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई अब ये नहीं है, 2-4 लोग हैं जो गोरखपुर से लेके आजमगढ़ से लेके यहाँ तक है, वो इतनी संपत्ति बना है कि आपको आश्चर्य होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ प्रोफेसर्स जो शुरू से ही आरएसएस से जुड़े हैं, एक सोसाइटी में उनके दिल्ली में 8 फ्लैट्स, यानी एक फ्लैट 1 करोड़ से ऊपर का है। ये तो आय से अधिक संपत्ति, क्या आय से बहुत अधिक संपत्ति है? कौन पूछने वाला है? अगर आप ऐसी बात करेंगे, आपको आकर पूछने वाले, आपके घर पे बुलडोजर लेके पहुंचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन इस देश की संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है, देश बिक रहा है, आंख के सामने बिक रहा है, अडानी को मालिक बनाया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। और इस सब के पीछे एक वजह है। वो कौन सी वजह? वजह ये है कि हमारा जो राइट टू वोट है वो छिना चुका है। ईवीएम जो है वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट कर चुका है। तो आपका क्या मानना है, ईवीएम में भी गड़बड़ी है? गड़बड़ी, ईवीएम के माध्यम से ही ये सरकार सत्ता में है, लोगों का वोट नहीं है। इस देश के बड़े आंदोलन जो हुए, सीएए एनआरसी का आंदोलन, अगर आप गए होंगे और यहाँ बिल्कुल शाहीन बाग पहुंचे हैं, शायद उससे बड़ा आंदोलन क्या 1947 के बाद कोई हुआ था? किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन कोई हुआ? युवा जब अग्निवीर का हुआ, जब सभी लोग सड़कों पे आ गए थे, जिस आंदोलन को दबा दिया गया और गोदी मीडिया से उसको उड़ा दिया गया, छात्रों को जेल में दे दिया गया, इससे बड़ा युवाओं का कोई मंडल कमीशन के समय में भी जो इतना प्रचार हुआ था, इससे बड़ा तो नहीं था। उसके बाद और देखें आप, सबसे प्रमुख है जो पिछड़े वर्ग, दलित उत्पीड़न, उससे अधिक तो नहीं हुआ है। तो सत्ता में कैसे, कौन वोट दे रहा है? उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश जी निकलते हैं, इतना हुजूम कि तिल रखने की जगह नहीं। मतलब आपका प्रोफेसर साहब लबोलबाब ये है कि आरएसएस जो था अब वो आरएसएस नहीं है, मतलब आरएसएस की कुछ विचारधाराएं चेंज हुई हैं। जो है वो सिर्फ आरएसएस ही नहीं है, आरएसएस उस पूरे के पूरे अपने सेवा भाव से हटकर मेवा भाव पर आ चुकी है। वो इस देश को लूटने में एक तरह से एक साझेदार बन चुकी है अडानी का। ये इस सरकार को थोड़ी ही कहते हैं कि मोदी की सरकार। मोहन भागवत तो सेक्युलर होने की भी बात करते हैं। मोहन भागवत तो बोले 2015 में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में लाख कोशिश के बावजूद वो उन्हें नाको तले चने चबाने पड़े, उनकी बुरी स्थिति हुई, तो वो तो रोज अपने स्टैंड बदलते हैं। मोहन भागवत कोई इशू नहीं है। आरएसएस एक बड़ा संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस बड़े संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं जुड़े हैं कि उसके सेवा भाव से जुड़े हैं,
वो उसमें प्राप्त करने के लिए नौकरी प्राप्त कर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, वहाँ सर्टिफिकेट लेके नहीं आ पाएंगे। आरएसएस का आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, या नहीं तो पैसे दीजिए। ये वहाँ भी घूसखोरी है। ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, अब टीचर रहा हूँ, मुझे 27 साल से अधिक हो गए पढ़ाते हुए। मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों में कुछ चलते थे लोगों का दबाव, विचारों के आधार पे, विचारधारा के आधार पे। जैसे कम्युनिस्ट अपने कम्युनिस्ट साथियों को लाते थे, कांग्रेस के लोग कांग्रेसों को लाते थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे। आप तो अभी तो आप जाइए, कहाँ से जानते हैं आ रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जम्मू से, नागपुर से, BHUs, और मतलब आरएसएस के समर्थक ही वो सिर्फ साइन करके जाते हैं, उनको वो बंडल पहुंचा दिया जाता है। बहुत बड़ा इस देश के साथ एक आरएसएस जो अन्याय तो वो पैसों के बंडल से सारा खेल हो रहा है नियुक्तियों में। बिल्कुल, आप इसकी जांच कराएं, मैं पूरे के पूरे चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, और इस देश के आवाम को। देखिए प्रोफेसर साहब, आपको पूरा देश देख रहा है। नहीं, मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ। आई विल नॉट गो बैक ऑन माई वर्ड्स। मैं पार्लियामेंट के बैकवर्ड क्लासेस कमेटी से, जो वेलफेयर कमेटी से है, रिक्वेस्ट किया हूँ। मिस्टर P. विल्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं DMK पार्टी के, उनके माध्यम से रिक्वेस्ट करवाया हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ ये देख लें कि क्या रोस्टर को सही ढंग से इस्तेमाल किया गया है, क्या उसमें जो आरक्षण है वो पूरा किया गया है, क्या उसमें जो नियुक्तियाँ हुए हैं उस प्रोसेस को वैधानिक ढंग से किया गया है कि नहीं, उसी से पता चल जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, क्या हिंदुस्तान की तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है, साजिश हो रही है, इतिहास बदला जा रहा है? आपको मैं बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, हिस्ट्री के सिलेबस से कई चैप्टर्स जो मेडिवल इंडिया के थे, जिसमें सल्तनत पीरियड था, मुगल पीरियड है, उसमें से कई चैप्टर्स को हटा दिया गया, ब्लैंक हो गया। जिस तरह से पाकिस्तान में एक तरफा सिलेबस चलता है कि बाकी चीज़ वो पढ़ाते नहीं, उसी वो शुरू हो गया दिल्ली। ये तो किंग जॉन वाली बात हो गई, पाकिस्तान वाली बात हो गई, या और बहुत से देश हैं जो कि एक सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, इतिहास को ढक के, इतिहास के उसका बहुत स्पष्ट उदाहरण है जो हिटलर किया करते थे। जो हिटलर अपने समय में एक प्रोपेगेंडा टूल बना दिए थे इतिहास। ऐसी ऐसी घटनाएं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई प्रामाणिकता नहीं है, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों तक लाया जाता है। जो यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस है उसको इफेक्ट किया गया। तो बहुत आपको डर नहीं लगता आज की मौजूदा सरकार को, आप हिटलर से आप उसकी तुलना कर रहे हैं? मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ और लोग जानते हैं। आपके चैनल पे आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद पहली बार। लेकिन जो रोज़ डिस्कशन होता है, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस पे चैनलों का, लेकिन कम से कम 5-7 ऐसे चैनल्स हैं जो जिनका सर्कुलेशन मिलियंस में है। वो उसमें से 1-2 का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है 2 दिन पहले, आप समझ रहे होंगे कौन चैनल। और उत्तर प्रदेश के 2, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, हम लोग भी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और क्रांतिकारी चैनल चला रहे हैं। हम कुछ शब्दों को आपके चैनल पे अधिक नहीं बोले, क्योंकि उन शब्दों के कारण मोनेटाइजेशन पर इफेक्ट हो रहा है। और आपको ये पता होगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये देश के सामने बड़ी साजिश है। आप उन सब शब्दों का इस्तेमाल 4 बार कीजिए अपने चैनल पे, आपको डिमोनेटाइज कर देंगे, तुरंत यूट्यूब से करवा देंगे। तो ये आप भी चला रहे हैं, तो आपकी जो एक वायबिलिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल वायबिलिटी, उसी पर इफेक्ट करेंगे तो आप कैसे लोगों तक बात पहुंचेगी। तो ये तो चल ही रहा है। ये देखिए, जहाँ तक डर की बात है, मैं आपको बता चुका हूँ जिस परिवार और परिवेश से मैं आता हूँ, वहाँ डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हम जनता के साथ हैं, यहाँ से लेके पूरे भारत में। अभी 19 तारीख को हैदराबाद में है प्रोग्राम। इसके पहले 3 जनवरी को जो सावित्रीबाई फूले की जयंती थी, विजयवाड़ा में बड़ा कार्यक्रम था। उसके पहले चेन्नई में थे, उसके पहले लखनऊ में थे, और 18 जनवरी को सहारनपुर में मिलने वाले हैं लोग। तो हमारे साथ सूरज मंडल थे। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, नहीं बदले तो मिट्टी के रंग, और इनके ऊपर वो रंग चढ़े हुए हैं इनके पूर्वजों के, जो आज तक नहीं बदले हैं और अपनी बात को बेबाकी से कह रहे हैं। और ये अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि इनके ऊपर शायद सरकार की तरफ से कोई ना कोई कार्यवाही हो जाए, लेकिन निडर हैं।
निडरता से अपनी बात कहते हैं और निडरता से अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। ठीक, बहुत अच्छा बहुत लगा शुक्रिया और आप लोगों को शुभकामनाएं। ये देश के जनता आवाम की आवाज़ को उठाए रखें। जी, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि जनता की आवाज़ बनकर आप लोगों तक पहुँचें और सरकार चाहे जो भी हो उसकी कमियों को गिनाए। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।